उनके यहाँ भी जाना था, उनके जाए हैं। और हमारे मंत्री जी हैं मीणा जी, वो भी गीतांजलि में एडमिट है, तो उनके यहाँ जा रहे थे। वो शाम को ही तो शादी आए तो निजी एक तरह से, लेकिन आए हैं तो चलो अपने पुराने मित्रों से राम राम गुजय बनाने का प्रयास किया। तो ये पहली बार है कि जो पिछले सत्र के लगभग 10,000 क्वेश्चन थे, उसमें से 95% प्रश्नों के उत्तर मैंने विधायकों को दिला दिए, जो आज तक कभी नहीं हुआ। यहाँ तक उसके पहले वाली जो 15वीं विधानसभा थी मेरे से पूर्व अध्यक्ष की, उसके भी लगभग प्रश्नों के उत्तर जो 5,000 बाकी थे, उसमें से लगभग 4,500 के उत्तर आ गए। तो पहला काम तो ये था कि वह अकाउंटेबल बने, और ये शायद पेपरलेस बनने के बाद पहला सत्र था जिसमें हर सीट पर हमने आईपैड लगवा दिए, और लगभग 70% एमएलएज ने उसका उपयोग भी किया, क्योंकि एक तरह से पर्यावरण के लिए भी लाभकारी है। तो पेपर कम काम आएगा तो निश्चित पेड़ भी कम कटेंगे और उसका पर्यावरण के साथ भी जुड़ा होगा। और बाकी जो विधानसभा चलती हैं, विधानसभा में सदस्यों की अधिक उपस्थिति रहे, ये रहे, और उसको अकाउंटेबल बना करके उसका स्वरूप भी बदल दिया, जो शायद अब गुलाबी कलर में विधानसभा का परिवेश बना है। और वर्किंग डेज भी हमेशा बजट सत्र 20 दिन ही चलता है, टोटल मिला के 27-28 दिन का। तो पहली बार 24 दिन तो चला है, और अगला सत्र में उसको चला करके शायद 35 से 40 दिन हम सत्र को चलाएं। अच्छी बहस होने लगी है, चर्चा होने लगी है, और अनुशासन को मेंटेन करने का प्रयास भी किया, चाहे कोई कठोरतम निर्णय भी लेने पड़े तो वह भी। ठीक, तो विधानसभा से अब तक जन आए थे, उसका मैंने जन दर्शन नाम से एक अभियान शुरू किया, और अब तक लगभग 15,000 लोग उस म्यूजियम को देख चुके। इसमें सन 52 से लेकर के आज तक का राजनीतिक, ऐतिहासिक, आर्थिक सारा उसमें दिया है। कुछ उसमें परिवर्तन भी किए, जैसे राजस्थान के महापुरुषों महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान जो पहले नहीं थे, उनकी वहाँ पे गैलरी जगह बनी। फिर काफ़ी लोग विपक्ष के या पक्ष के कई बार कहते संविधान की बात उठाते हैं, तो संविधान की गैलरी वह म्यूजियम के अंदर अलग से बनाई है। उस गैलरी में केवल 22 के 22 अध्याय तो हैं, लेकिन उसके रूप में मूल रूप से जो जीवन मूल्य है, जो उस समय कहते हैं सरदार पटेल ने प्रश्न दिया था कि इस समय भारतीय संस्कृति जीवन मूल्य उसका दर्शन कब हो रहा है, तो उस समय सुझाव दिया गया कि उसमें हर अध्यात्मिक चित्र बनाए गए हैं, जिसे भगवान राम के अयोध्या का भी लौटने का चित्र है, सिंधु सभ्यता का भी चित्र है, विक्रमादित्य का भी है, हनुमान जी का भी है। तो इन अलग अलग अध्याय के चित्रों को भी मैंने उस गैलरी के अंदर प्रदर्शित किया है, ताकि हमारे संविधान का मूल रूप केवल हम शब्दों से संविधान असुरक्षित है, संविधान ये है, इसकी चर्चाओं की जगह उसको आगे लाया जाए। और मैं कह सकता हूँ कि राजस्थान क्या देश भर के अंदर हमारा संविधान सुरक्षित है, लोकतंत्र सुरक्षित है। ये केवल कुछ लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पे संविधान को खतरा है, लोकतंत्र को खतरा है। इस देश में जड़ें इतनी गहरी हैं कि कोई भी यहाँ के लोग, कुछ मुद्दों पर चर्चा चल पड़ी है। अब मुझे लगता है कि संविधान में इस पर लिखा है कि जो भी केंद्र की सरकार होगी, ये जो बहुमत के साथ कोई बिल पारित करती है तो उसको सारे दल स्वीकार करते हैं। ये पहली बार है कि कुछ राज्य ये शासनकर्ता कुछ कहने लगे हैं कि वह बोर्ड को लागू नहीं होने देगा। यहाँ की संघीय व्यवस्था के लिए और संविधान की मूल भावना के अनुरूप नहीं है। क्यों? संविधान में व्यवस्था है, कभी किस बैठी होती है, पारित करते हैं, पहले भी कई बार हुआ है। अब इमरजेंसी के समय हुआ, बाद में सरकार आई, उन्होंने अपना कुछ परिवर्तन किया। तो संविधान का मूल रूप तो आज भी है। उसके लिए जनता को भ्रमित न करें और सारे दल मिल करके जो मूल भाव हैं उसमें लागू करने में सहयोग प्रदान करें, चाहे कोई कितना ही बड़ा नेता हो चाहे छोटा नेता। और कभी कोई इवन संविधान निर्मित जो एजेंसियां हैं
उन एजेंसियों के प्रति भी वो कई भाव जागृत करते हैं, ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। लोकतंत्र है, हर एक को अधिकार है। मान लो किसी एजेंसी ने कुछ किया है तो उसके कोर्ट में दरवाजे खुले हैं, तो कोर्ट में जाएं और कोर्ट से रिलीफ प्राप्त करें। लेकिन पॉलिटिकल बनाना, और जिस प्रकार से अभी वो तमिलनाडु सरकार ने जिस प्रकार से वो मुद्दा उठाया है कि हम राज्य की उसमें स्वायत्ता का मुद्दा उठाया, यह देश के लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। और फिर वह केवल अकेला दल नहीं, उसके साथ सहयोग करने वाले जो अन्य दल हैं उनको भी इस मामले में सचेत रहना होगा। चाहे किसी भी गठबंधन के हों तो सभी को जिम्मेदारी लेनी होगी। क्या भारत एक नहीं है? क्या भारत की संघीय व्यवस्था एक नहीं है? तो उस हिसाब से ये बहुत करंट होता है। और जैसे वक्फ बोर्ड का भी मामला सामने आया और पार्लियामेंट के दोनों सदनों ने उसे पारित किया है। उसे कोई कमी है, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज के पहले, जब वहाँ निर्णय के आने के पहले आप इस प्रकार का वातावरण बनाओ जिसके कारण से पश्चिमी बंगाल की जो स्थिति बनी है वह दर्दनाक भी है और दयनीय है। सुप्रीम कोर्ट ने रोक से इनकार कर दिया था। है सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक से इनकार कर दिया है अभी। इंतजार रोक लगा दी? नहीं, मना कर दिया, इस पर रोक लगाने के लिए मना कर दिया। तो जब सुप्रीम आपने पार्लियामेंट के दोनों सदनों में पारित किया और रोक लगाने के इनकार कर दिया, तो फाइनल उस पर निर्णय आने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। एक्सेप्ट हो गया एक तरह से, कानून एक्सेप्ट हो गया एक तरह से, कानून एक्सेप्ट हो गया, उसे स्वीकार करो। और मान लो उसमें कोई कमी है तो केस तो एंटर कर ही दिया है, केस का परिणाम आने दो। यानी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं लोकसभा और राज्यसभा के द्वार पे विश्वास करना पड़ेगा। नहीं तो फिर आपकी लोकतंत्र विश्वास क्या रहा? लोकतंत्र खतरे में तो आप कभी चुनाव लड़े, चुनाव में जिसको बहुमत मिला और वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। और यदि कोई गैर कानूनी, तो मुझे पता है सुप्रीम कोर्ट ने कई चीज़ें ऐसे भी निर्णय दिए हैं जिसमें केंद्र सरकार को रोका भी है। तो कम से कम सभी संस्थाओं को, सभी दलों को कोर्ट का और दोनों सदनों के निर्णय का स्वागत करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए, उसके अनुसार डालना चाहिए। जो मुर्शिदाबाद की घटना हुई है वास्तव में बड़ी चिंतनीय है। क्या हमारा देश इस तरह की जो गतिविधियाँ करें? हमें तो कई बार लगता है केवल ये दल नहीं है, इनके पीछे शायद और कुछ एजेंसियाँ, और उस एजेंसियों में कई बार लगता है कि क्या केंद्र की सरकारों को या भारत को अस्थिर करने का कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई षड्यंत्र तो नहीं चले? क्यों भारत बलवान तो होने लगा है, इसको तो स्वीकार करना पड़ेगा। क्यों जब मोदी जी का, मुझे वो दिन याद है कि जब मोदी जी अमेरिका जा रहे थे वीज़ा देने के लिए मना किया, और आज वहाँ के सारे विश्व के नेता उनकी राय के बिना कोई निर्णय नहीं करते, तो सबको स्वीकार करना चाहिए। तो भारत का गर्व बढ़ा है, क्या केवल मोदी जी का नहीं बढ़ा? भारत का जो गौरव बढ़ा है इसमें सभी को कहीं ना कहीं विदेशों में भारत की इज्जत बढ़े। देश के अंदर मैं राजनीतिक दलों को दो प्रकार का तो स्वीकार करना चाहिए। विदेशों में भारत का मान बढ़े और साथ में देश के अंदर, जैसे हमें इंग्लैंड वगैरह बाकी जो होता है गृह नीतियों में आप चुनाव लड़ो, जिस जनता जिसको मिलते हैं उसका पालन करना। इन दो तीन मुद्दों पे तो मेरे को लगा कि मैं जब टीवी देखता हूँ, मुर्शिदाबाद की घटनाएं सुनते हैं, अभी 24 परगना की देख रहे हैं, ये भारत के, और अभी तमिलनाडु की जो बात हुई है, ये यहाँ के संघीय ढांचे और ये जो नेशन फर्स्ट की बात है, उससे सब दलों को विचार सामूहिक रूप से करना चाहिए। चाहे कोई भी पार्टी, सत्ताएं तो आएंगी और जाएंगी, लेकिन देश सर्वोपरि है, उसमें उनको विचार करना चाहिए। ऐसा मेरा संविधान और लोकतंत्र के विषय में मेरा एक समझ। तो चिंता तो आपने बड़ी जाहिर की, लेकिन नाम नहीं ले पाया। कौन लोग भ्रमित कर रहे हैं, कौन इंटरनेट, ये निर्णय करना सब आप लोग, ये सब निर्णय करना, अंदाजा कैसे लगाए? ये निर्णय अंदाज तो देखो, आप मेरे से ज़्यादा बुद्धिजीवी, जिस दायित्व पे मैं हूँ वो दायित्व पे मेरे लिए इतना संकेत देना, अब अपने हिसाब से करो, इतना संकेत देना पर्याप्त है। सर एक बात बताएं। हाँ, जैसा भी एक नहीं दो पूछो। सर जैसा आपने कहा कि बोर्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने प्राइमा फेसी एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए स्टे नहीं किया उसको, तो क्या कानूनन जो आज पोजीशन है, तो स्टेट गवर्नमेंट जो वेरियस स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल वहाँ ये इस पर एक्ट होना शुरू हो जाएगा? भारत संघीय ढांचा है, संविधान है, उसमें कोई स्टेट मना नहीं कर सकता कि केंद्र के द्वारा बनाया गया कानून हम नहीं मानते। जिस दिन ये लगा तो फिर भारत जो है ना, ये भारत नहीं रहेगा। हम सब उस सिस्टम के हैं। जब आज़ाद हुआ तो सरदार पटेल
ये सारी बातों को समाप्त करके गए। सर मेरा क्वेश्चन है कि आज स्टे नहीं लगा इस सुप्रीम कोर्ट से, तो ये इसके ऊपर एक्शन कोई शिकायत आएगी या कुछ जो भी कानून से कहा था वो लागू होने शुरू हो जाएंगे? बिल्कुल, कानून यदि स्टे नहीं दिया है तो वह कानून लागू होने की स्थिति में है, और उसमें यदि नहीं है तो दोबारा री की भी एप्लीकेशन लगती हैं, और साथ में उसका अर्ली हियरिंग की भी लगती हैं। तो सारे उसमें व्यवस्था है संविधान में। संविधानिक व्यवस्थाओं का उपयोग करते हुए, पालन करते हुए हमको ये देश चलाना है, उसमें सभी को उसमें शामिल होना है। सर एक दूसरा क्वेश्चन है कि आप टीचर रहे हैं, उसी तरह सिंह डोटासरा के मामले में कि अगर उन्होंने नेक्स्ट टाइम इस तरह का कोई एक्ट किया तो वो स्वतः ही एक्सपेल माने जाएंगे, ये आपके लिए? मैंने केवल डोटासरा पे नहीं कहा, मैंने व्यवस्था ये दी कि डायास पे, ये पार्लियामेंट में भी है, कि जो भी अध्यक्ष की डायास पे चढ़ेगा वो स्वतः निलंबित माना जाए। ये पूरे व्यवस्थाओं केवल अकेले व्यक्ति के लिए नहीं, ये व्यवस्था सदन के लिए होती है। चाहे किसी भी पार्टी का कोई चढ़ेगा तो अपने आप चढ़ेगा। तो जो डोटासरा भी है वो पार्लियामेंट में नहीं, अब आपके विधानसभा में नहीं आ रहे हैं? वो आए, हमने उनका निलंबन समाप्त किया, आना उन पर निर्भर करता है। उन्होंने कहा टेक्निकल रीजन है, टेक्निकल रीजन ये तो उन्हीं से पूछा जाए कौन सा टेक्निकल रीजन है। अच्छा, मैं उस अध्याय को, देखो विधानसभा के दौरान चला, उस अध्याय को मैं समाप्त मानता हूँ। मुझे जो रूलिंग देनी थी वो मैंने दे दी, और मैं इतना कहता हूँ, मैं सदन में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं करूँगा, चाहे कोई भी पक्ष हो। मैं सत्ता पक्ष के भी कुछ लोगों को कहता ही हूँ, और विपक्ष को भी जो कहता है, क्योंकि सदन हमेशा यूट्यूब पे आम जन भी उसको देखता है, और उसमें हमारे लाखों विधायकों को एक चुनाव के दौरान निर्वाचित होकर उनके क्षेत्र के लोग जब उनको देखते हैं तो हम क्या संस्कार देना चाहें, चाहे पहले क्यों, चाहे सत्ता पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे पहले हम जब ये बीजेपी सत्ता में थी तब वो था। मैं इस सदन में हमेशा एक मर्यादाओं का, अब मुझे भी बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे सदन में जो अध्यक्ष रहे उन्होंने अपने समय पे गरिमाओं का स्थापित किया है, और उन्होंने रूलिंग्स भी दिए हैं। सदन हमेशा नियमों, परंपराओं और मर्यादाओं के तहत चलता है, और नियमों और परंपराओं का जो पालन नहीं करेगा, ये अध्यक्ष का दायित्व है कि सदन व्यवस्थित चले। उसके पालन करने में जो भी कठोर कदम होगा वो मैं उठाने में संकोच नहीं करूँगा। सर आपने जैसे मर्यादा और संस्कारों की बात की है, जैसे कि आदमी विधानसभा और लोकसभा में देखते हैं किस तरीके की भाषा शैली का उपयोग होता है, किस तरीके से एक दूसरे के प्रति छींटाकशी होती है, तो आज के जो जनप्रतिनिधि उनको कहीं ना कहीं शुचिता का पाठ पढ़ाने की जरूरत है या? उनके लिए भी हमने प्रशिक्षण के कार्यक्रम रखे, और आगे भी आवश्यकता लग रही है तो हम एक दो बार और भी रखेंगे, क्योंकि हमेशा कोई भी आज समाज में भी जो आ रहा है, चाहे अपन परिवारों में देख लें, परिवार वो स्थिति नहीं जब अपन बड़ों के सामने जो ये पीढ़ी है वो बोलती थी, और आज जो नई पीढ़ी अपने बच्चों की आई है, तो सामाजिक परिवर्तन हो रहा है। उस समाज परिवर्तन का प्रभाव राजनीतिक क्षेत्र भी उससे अछूता नहीं है, उसमें आ रहा है। लेकिन हम सबको मिल करके, और उसमें आप भी बुरा मत माने यदि आपके लिए भी कोई मैं छोटी सी टिप्पणी करता हूँ, सदन में मान लो एक सदस्य ने कोई ज़्यादा किया तो उसको तो अपन 3-4 कॉलम की हेडिंग लगा के लगा, और जिस कुछ लोगों ने बहुत बढ़िया विषय रखा उसको केवल अपन ये लिखते हैं कि उन्होंने भी आज बहस में भाग लिया। जिस दिन हम लोगों ने भी उसमें जो अच्छा बोले, मैं ये नहीं कहता किसको लोग किसका नहीं, जो अच्छा बोले उसके विषय को, विचारों को अपन महत्व देने लगेंगे तो अपने आप वो चीज़ें कम होना। ये केवल विधानसभा अध्यक्ष या विधानसभा का नहीं है, हम समाज के प्राणी हैं, हम सबको इसे मिलकर के करना है। सर देश के कई राज्यों में विधान परिषद चल रही है, देश के कई राज्यों में विधान परिषद की स्थिति बनी हुई है, राजस्थान की क्या स्थिति है? राजस्थान विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित करके बहुत पहले भेज दिया है, अभी पार्लियामेंट उस पर निर्णय करती है, तो पार्लियामेंट पे आप उसमें कोशिश करेंगे? हाँ, अभी मैं चर्चा करूँगा, सामूहिक यदि सभी पक्षों का मानस बना तो जरूर चर्चा करूँगा। आपने एक एजेंसी का वर्ड यूज़ किया था, अभी एक एजेंसी और चर्चा में है अभी प्रदेश में, उसको लेकर क्या कहेंगे? तो उसको भी एजेंसी ईडी, देखो ये ईडी, सीबीआई, ये जितनी एजेंसियां बनी हैं ये संविधान के तहत बनी है। हाँ, यदि कोई संविधान का उल्लंघन कोई एजेंसी करे तो सुप्रीम कोर्ट ही किया। अभी भारत में कोर्टों के निर्णय कई विषयों में सत्ता पक्ष के खिलाफ भी आए, पक्ष में भी आए, तो उसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट को करने दें। लेकिन एजेंसी मिसयूज हो रहा है,
इसका निर्णय हम ही थोड़ी करेंगे। यानी इसका निर्णय तो लागू करने वाली एजेंसी भी नहीं कर सकती, विपक्ष भी नहीं कर सकता। उस एजेंसी के बारे में टिप्पणी या उसका निर्णय यह तो कोई निष्पक्ष बॉडी के लिए आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट भारत की निष्पक्ष है, ये उन पर छोड़ना चाहिए। क्यों बोले निष्पक्ष है? बाकी यूँ तो यदि ईडी कुछ नहीं करे, अब कई लोग कहते हैं साहब वर्षों तक एक ही दल का शासन है, उस समय कई बातें हुई और वो कहेंगे आज खुले ही नहीं, ये भी ठीक नहीं है। और ये भी नहीं ठीक है कि किसी की आवाज़ को दबाने के लिए उसका उपयोग किया जाए। लेकिन उसके बारे में सही या गलत का निर्णय लेट अस कोर्ट डिसाइड। और कोर्ट में जाते भी हैं, ईडी के खिलाफ पहले भी लोग गए और ईडी ने कोई निर्णय किए भी हैं। सिंह डोटासरा के मामले में कि अगर उन्होंने नेक्स्ट टाइम इस तरह का कोई एक्ट किया तो वो स्वतः ये एक्सपेल माने जाएंगे, ये आपके लिए है? मैंने केवल डोटासरा पे नहीं कहा, मैंने व्यवस्था ये दी कि डायास पे, ये पार्लियामेंट में भी है कि जो भी अध्यक्ष की डायास पे चढ़ेगा वो स्वतः निलंबित माना जाए। ये पूरे व्यवस्थाओं केवल अकेले व्यक्ति के लिए नहीं, ये व्यवस्था सदन के लिए होती है। चाहे किसी भी पार्टी का कोई चढ़ेगा तो अपने आप चढ़ेगा। तो जो डोटासरा जी हैं वो पार्लियामेंट में नहीं, अब आपके विधानसभा में नहीं आ रहे हैं। वो आए, हमने उनका निलंबन समाप्त किया, आना उन पर निर्भर करता है। उन्होंने कहा टेक्निकल रीजन है, टेक्निकल रीजन ये तो उन्हीं से पूछा जाए कौन सा टेक्निकल रीजन है। अच्छा, मैं उस अध्याय को देखो विधानसभा के दौरान चला, उस अध्याय को मैं समाप्त मानता हूँ। मुझे जो रूलिंग देनी थी वो मैंने दे दी। और मैं इतना कह दिया, मैं सदन में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं करूँगा, चाहे कोई भी पक्ष हो। मैं सत्ता पक्ष के भी कुछ लोगों को कहता ही हूँ और विपक्ष को भी जो कहता है, क्योंकि सदन हमेशा यूट्यूब पे आम जन भी उसको देखता है और उसमें हमारे लाखों विधायकों को एक चुनाव के दौरान निर्वाचित होकर उनके क्षेत्र के लोग जब उनको देखते हैं तो हम क्या संस्कार देना चाह रहे हैं। चाहे पहले क्यों, चाहे सत्ता पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे पहले हम जब ये बीजेपी सत्ता में थी तब वो, मैं इस सदन में हमेशा एक मर्यादाओं का, अब मुझे भी बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे सदन में जो अध्यक्ष रहे उन्होंने अपने समय पे गरिमाओं का स्थापित किया है और उन्होंने रूलिंग्स भी दिए हैं। सदन हमेशा नियमों, परंपराओं और मर्यादाओं के तहत चलता है और नियमों और परंपराओं का जो पालन नहीं करेगा, ये अध्यक्ष का दायित्व है कि सदन व्यवस्थित चले। उसके पालन करने में जो भी कठोर कदम होगा वो मैं उठाने में संकोच नहीं करूँगा। सर, आपने जैसे मर्यादा और संस्कारों की बात की है, जैसे कि आदमी विधानसभा और लोकसभा में देखते हैं किस तरीके की भाषा शैली का उपयोग होता है, किस तरीके से एक दूसरे के प्रति छींटाकशी होती है। तो आज के जो जनप्रतिनिधि उनको कहीं ना कहीं शुचिता का पाठ पढ़ाने की जरूरत है या? उनके लिए भी हमने प्रशिक्षण के कार्यक्रम रखे और आगे भी आवश्यकता लग रही है तो हम एक दो बार और भी रखेंगे। क्योंकि हमेशा कोई भी आज समाज में भी जो आ रहा है, चाहे अपन परिवारों में ही देख लें, परिवार में वो स्थिति नहीं जब अपन बड़ों के सामने जो ये पीढ़ी है वो बोलती थी और आज जो नई पीढ़ी अपने बच्चों की आई है, तो सामाजिक परिवर्तन हो रहा है। उस समाज परिवर्तन का प्रभाव राजनीतिक क्षेत्र भी उससे अछूता नहीं है, उसमें आ रहा है। लेकिन हम सबको मिल करके, और उसमें आप भी बुरा मत माने यदि आपके लिए भी कोई मैं छोटी सी टिप्पणी करता हूँ, सदन में मान लो एक सदस्य ने कोई ज़्यादा किया तो उसको तो अपन 3-4 कॉलम की हेडिंग लगा के लगा, और जिस कुछ लोगों ने बहुत बढ़िया विषय रखा उसको केवल अपन ये लिखते हैं कि उन्होंने भी आज बहस में भाग लिया। जिस दिन हम लोगों ने भी उसमें जो अच्छा बोले, मैं नहीं कहता किसको लोग किसका नहीं, जो अच्छा बोले उसके विषय को, विचारों को अपन महत्व देने लगेंगे तो अपने आप वो चीज़ें कम होना। ये केवल विधानसभा अध्यक्ष या विधानसभा का नहीं है, हम समाज के प्राणी हैं, हम सबको इसे मिलकर के करना। सर, देश के कई राज्यों में विधान परिषद चल रही है, देश के कई राज्यों में विधान परिषद की स्थिति बनी हुई है। राजस्थान की क्या स्थिति है? राजस्थान विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित करके बहुत पहले भेज दिया है, अभी पार्लियामेंट उस पर निर्णय करती है, तो पार्लियामेंट पे कोशिश करेंगे। हाँ, अभी मैं चर्चा करूँगा, सामूहिक यदि सभी पक्षों का मानस बना तो जरूर चर्चा करूँगा। आपने एक एजेंसी का वर्ड यूज़ किया था, अभी एक एजेंसी और चर्चा में है अभी प्रदेश में, उसको लेकर क्या कहेंगे? तो उसको भी एजेंसी ईडी, देखो ये ईडी, सीबीआई, ये जितनी एजेंसियां बनी हैं ये संविधान के तहत बनी है। हाँ, यदि कोई संविधान का उल्लंघन कोई एजेंसी करे तो सुप्रीम कोर्ट ही किया। अभी भारत में कोर्टों के निर्णय कई विषयों में सत्ता पक्ष के खिलाफ भी आया है, पक्ष में भी आया है, तो उसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट को करने दें। लेकिन एजेंसी मिसयूज हो रहा है, इसका निर्णय हम ही थोड़ी करेंगे।
यानी इसका निर्णय तो लागू करने वाली एजेंसी भी नहीं कर सकती, विपक्ष भी नहीं कर सकता। उस एजेंसी के बारे में टिप्पणी या उसका निर्णय यह तो कोई निष्पक्ष बॉडी के लिए आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट भारत की निष्पक्ष है, ये उन पर छोड़ना चाहिए। क्यों बोले निष्पक्ष है? बाकी यूँ तो यदि ईडी कुछ नहीं करे, अब कई लोग कहते हैं साहब वर्षों तक एक ही दल का शासन है, उस समय कई बातें हुई और वो कहेंगे आज खुले ही नहीं, ये भी ठीक नहीं है। और ये भी नहीं ठीक है कि किसी आवाज़ को दबाने के लिए उसका उपयोग किया जाए। लेकिन उसके बारे में सही या गलत का निर्णय लेट अस कोर्ट डिसाइड। और कोर्ट में जाते भी हैं, ईडी के खिलाफ पहले भी लोग गए और ईडी ने कोई निर्णय किए भी हैं। राजस्थान में अभी एकदम चला के खचरेवास के यहाँ हुआ है। अब उस खचरेवास के निर्णय ना आप कर सकते हो ना मैं कर सकता हूँ। अब इसको कहेंगे मैं भी उसका बदला लूंगा, पता नहीं जो शब्द अखबार में छपे हैं। मैं समझता हूँ किसी भी राजनीतिक दल के राजनेता को इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। हमने कानून को हाथ में लेने का, कानून को हाथ में लेने का जिस दिन जनप्रतिनिधियों ने ले लिया तो उस दिन तो फिर सारी व्यवस्थाएं समाप्त हो जाएगी। हमको कहीं ना कहीं हाँ आपको अपनी बात रखने का अवसर है, डेमोक्रेसी में बात रखो। लेकिन जिस तरह के कल और आज मैं समाचार पत्रों में पढ़ रहा हूँ, यदि वो वास्तव में इस तरह के शब्द हुए तो ये बड़ा चिंतनीय है। पर सर टारगेट और संशय इसलिए हो जाता है कि आज से 10 साल से चल रहा है, उस पर कब कार्रवाई हो रही है? चाहे डोटासरा जी, अच्छा बहुत पहले भी अभी जो कार्रवाई उन पर क्या नतीजा किसी भी निकला? सरकार के समय निशाने पे विपक्ष होता है सरकारी एजेंसी का। क्या पहले भी नहीं, पहले भी चाहे ये दल तो आते हैं राजस्थान में तो और लाभ है कि एक 5 साल के लिए एक आता है दूसरा आता है, दोनों को अपने अपने अवसर मिलते हैं। ऐसा भी नहीं कि एक ही दल के परमानेंट रही हो और वही इस अवसर का मिसयूज कर रहा हो, हर एक को मिले। और यूँ तो आज देखो संविधान में कोई कहते हैं संविधान में हमेशा रक्षा नहीं हो रही, मैं कहता हूँ जितना संविधान में परिवर्तन या संविधान के अंदर इमरजेंसी में हुई और दूसरे राज्य सरकारों को कितने सबसे अधिक संख्या में बर्खास्त किया। टोटल मुझे ध्यान है अभी तक शायद 93 बार राज्य विधानसभा आज़ादी के बाद बर्खास्त हुई और उसमें से किसने किए, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में सबसे अधिक हुई उसका अंदाजा आप लोग, मुझे उसका नाम लेने की शायद आवश्यकता नहीं है। इसलिए ऐसा नहीं कि कोई भी पक्ष वो करे, वो तो जब जिस पक्ष पे कार्रवाई होती है वो हमेशा दूसरे पक्ष को सरकार को कहेगा। लेकिन उसे तथ्यात्मक जो आप कह रहे हो उसमें निर्णय यदि हो चुके हैं तो एक्सपोज होगा जनता के बीच में। यानी जो भी कहीं गलत निर्णय करेगा तो वो सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट में खारिज होने के बाद वो पक्ष अपने आप जनता के बीच में कमजोर होता ही है और उसको 5 साल बाद अवसर मिलता ही है। लेकिन हर चीज़ को ये कहना कि हमें इस कारण ही परेशान किया है, ऐसा भी सही नहीं होता। भाई जो भी शासन में होता है उस कार्यकाल में तो गड़बड़े या गलतियाँ होती हैं और दूसरा पक्ष आते ही उसको एक्सपोज करता है। वो करेक्ट कितनी है, सही है या उनका भी इन्वॉल्वमेंट है, ये तो कोर्ट के विषय जिसको मैं कोई टिप्पणी करूँ ये ठीक भी नहीं लगता। लेकिन हमेशा ही तो लगेगा, आप कोई भी आपको हमेशा जो गड़बड़ करता है वो कभी नहीं करता कि मैंने गड़बड़ की है। अब सोनिया वाड्रा का केस कितने वर्षों से चल रहा है सामने, अब करो और कोर्ट का निर्णय आने दो। आपके पक्ष में आ जाएगा तो जनता आपके पक्ष में बोलेगी, यदि आपके पक्ष में नहीं आएगा तो पानी का। अब वाड्रा के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, वहाँ पर हम लिखते हैं पढ़ते हैं तो कितना सही है ये, तो उस पर टिप्पणी तुरंत किसी के लिए भी करना उचित नहीं है। लेकिन मामला कुछ तो है, आज तिल होता है तो ताड़ बनता है, तिल ही नहीं हो तो ताड़ कैसे बनेगा? सर विधायक कितनी तैयारी से आते हैं विभिन्न विषयों को लेकर जब विधानसभा में आते हैं, तो क्या लगता है आपको? मुझे कई बार अध्यक्ष के नाते लगता है कि विधायकों को और तैयार होकर के आने की जरूरत है। तो नेगेटिव कहा जाए तैयार होकर नहीं आते, ये भी शायद उचित नहीं होगा। लेकिन जनप्रतिनिधि से अपेक्षा होती है कि वह अधिक से अधिक जनता की समस्याओं को वहाँ रखे, तैयारी करके आए। मंत्रियों का भी काम है कि जो प्रश्न पूछे जाते हैं या पूरे प्रश्न पूछते हैं वो सब तैयारी के साथ उनका उत्तर दें। मुझे दोनों चीज़ों में इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता लगता है और नहीं है ऐसा नेगेटिव कहना तो शायद मेरे लिए ध्यान करना। मेरे को अभी भी लगता है विधानसभा के जो माननीय सदस्य माननीय मंत्री हैं, सदस्य मंत्री भी हैं, उनको अधिक तैयारी के साथ स्टडी के साथ करनी चाहिए और बाकी कामों के साथ साथ अपने अपने विभाग को अध्ययन करना, उसकी तैयारी करके आना। और कई बार देखता हूँ क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं कुछ तो तार्किक अच्छे होते हैं और कुछ में ऐसा लगता ही नहीं कि वो कोई प्रश्न है, और फिर प्रश्नों के जो मंत्री उत्तर देते हैं और जो पूरे प्रश्न होते हैं तो उस पूरे प्रश्न क्या पूछ रहा है और कोई उत्तर क्या दे रहा है, ये भी कई बार कमी
महसूस होती है। मुझे लगता है कि सदन में हमेशा नए तो आएंगे, जब भी कभी चुनाव होंगे तो 1/3 लोग 2/3 लोग, कम से कम आधे लोग नए आते ही हैं। उनको तैयारी, उनके जो सचेतक हैं, उनके जो नेता हैं, मैं दोनों पक्ष के नेताओं से कहूँगा कि उनकी तैयारी करने की प्रेरित करें, वो तैयारी करके आएँ। तो क्लासें लगवा दो ना सर, हैं, क्लासें लगवा दो 6-6 महीने। मैंने तो 2 बार तो किया, अब उसमें भी उनके आने की, आए और सीख। कई बार क्लास होती है, टीचर लेता है और सब बच्चों को एक जैसा पढ़ाता है। अब कौन तो उसे फर्स्ट डिवीजन भी आ जाता है, फर्स्ट भी आ जाता है और कोई फेल भी होता है। ये तो सामने वाले पर निर्णय करता है। मैं एज ए टीचर ही बात करूँगा। प्रयास तो किया ना क्लासें सर लगाने एक बड़ा परसेप्शन भी बन रहा है, विपक्ष भी आरोप लगाता है कि ये जो सरकार है, इस सरकार में ब्यूरोक्रेसी बहुत हावी है, और विपक्ष ये भी कहता है कि ये पर्ची की सरकार है जिसमें कौन ताकतवर है कौन पावरफुल ये भी पता नहीं चलता। आज एक इंसिडेंट हुआ है, CS गए थे कांकरोली साइड में एक मीटिंग लेने, तो ग्रामीणों ने बाहर से बंद कर दिया और उनका घेरा, करीब 2 घंटे उनको बंद रखा। इसको किस नज़रिए से देखते हैं? मैं सोचता हूँ कि इसमें मंत्रियों की जिम्मेदारी बढ़ती है, पहले जनता के साथ इतना संवाद करें कि परिस्थिति उत्पन्न न हो। जब कभी जनता के साथ आप दैनिक रिश्ता कमज़ोर होता है तो उसमें ये स्थिति कभी कभी डेवलप होती है। और जनता को भी केवल ब्यूरोक्रेसी का दरवाज़ा बंद करने की तुलना में जनप्रतिनिधियों से संवाद करना चाहिए, पूछताछ करनी चाहिए। कि वो तो ब्यूरोक्रेट है, चाहे वो CS हो, चाहे दूसरे किसी सेक्रेटरी हो, वह तो जो मंत्रिमंडल निर्णय करता है ब्यूरोक्रेसी उसको एग्जीक्यूट करती है। मूलतः तो ब्यूरोक्रेसी का रोल वही है। हाँ, ब्यूरोक्रेसी कितनी पावरफुल है नहीं है ये डिपेंड करता है मंत्रियों पर। मैं भी मंत्री 2 बार रहा, इसलिए मेरे पे तो कभी ये आरोप या बात नहीं आई। उसके लिए 2 ही पक्ष रहते हैं। आप विभाग में अधिक समय दो, समझो, उनका संवाद करो और उसके अनुसार उनको विश्वास में लेकर के जनहित के निर्णय दो। और या फिर जनहित को उनको नहीं लगता तो जनता में आप में इतनी ताकत होनी चाहिए कि जनता को आप समझा सको कि यू आर करेक्ट, तो फिर ये परिस्थितियाँ न्यूनतम उत्पन्न होगी। और दूसरा, जनता के साथ संवाद करने में परहेज नहीं करनी चाहिए। जैसे मैं शिक्षा मंत्री था तो मैं ओपनली बैठता था, कई मंत्री तो ट्रांसफर्स के दौरान मुझे लगता है कई बार मिलते नहीं, ऐसी शिकायतें सुनता हूँ। लेकिन मेरे को ध्यान है, आप लोग भी देख रहे हैं, 2 बार खुले में हमने जयपुर भी बैठता था, कोई भी आ जाओ बात सुनना। हाँ, लेकिन उसमें यदि आप पिक एंड चूज़ करोगे तो फिर आक्रोश से होगा। यदि पिक एंड चूज़ नहीं है तो यदि आप सिस्टम से काम करते हो। मुझे अभी 10 साल का अनुभव है, मुझे कभी कोई कठिनाई नहीं, और मैं तो निर्णय भी किए, जैसे 3rd ग्रेड के भी निर्णय आज भी लोग कहते हैं मेरे समय हुए। और शाला दर्शन, शाला दर्पण आज भी शिक्षा के विभाग में कई लोग याद करते हैं, मैंने इम्प्लीमेंट किए। और काउंसलिंग सिस्टम लाया जिसमें कहीं कोई आरोप लग ही नहीं सकता, आप खुद ही देख रहे हो, खुद ही सेलेक्ट कर रहे हो। तो ऐसी कुछ पॉलिसीज़ के बारे में अपनाएंगे तो देर अपन जनता के लिए, और जनता ने चुना है तो ठीक है। कुछ पॉलिटिकली कुछ एक वर्ग होगा जो संतुष्ट नहीं होगा, ये हमेशा रहेगा। आज भी जनसुनवाई करते हैं सर, आज भी हाँ, मेरे जनसुनवाई करते हैं आते हैं, मैं सबसे मिलता हूँ। जयपुर। आज नहीं, दोनों जगह। अजमेर तो हमेशा सप्ताह में 2 दिन जाता हूँ, और जो भी लोग आते हैं सबके सुनता हूँ, मिलता हूँ, जितना संभव है उतना अधिकारियों को बुला के उनकी बात कहता भी हूँ। आप तो यही दे दो, कोई परिवार जयपुर आ जाए, 3 से 5 मेरी विधानसभा में सबसे मिलता हूँ जब भी जयपुर हूँ, कहीं समाधान होगा। ये साधारणतः लोकतंत्र में रहता है, एक पक्ष जो करता है वो सोचता है नहीं सही है, और जो विपक्ष होता है जिसके ऊपर कोई कार्रवाई होती है वो कहता है वो गलत है, मेरे को पीड़ित कर रहे हैं। लेकिन वो जनता अंतिम निर्णय करती है, या कानून अंतिम निर्णय करता है। 2 ही पक्ष होते हैं, जनता चुनाव के दौरान ही करती है और अपनी बात कई बार कम समय तक प्रदर्शन करने में भी करते हैं। उसमें लोकतंत्र में अधिकार, इसको बुरा भी नहीं मानना चाहिए, और वही एक माध्यम है, ऐसा भी नहीं, वह भी एक माध्यम है जो स्वीकार करना चाहिए। और उसके कारण से उनको अपनी बात पहुंचाना उनका अधिकार, लेकिन उसको मनवाने के लिए सब कुछ करना ये भी नहीं है। अब जैसे बंगाल में हो रहा है, बंगाल में गोवंश बन के ले जाया गया था 52 गाड़ियों में, नागौर से रवाना हुआ। कलेक्टर साहब का एक लेटर है उनका उस गाड़ियों के साथ, और आगे कहाँ पहुँचाना है इसका कोई वो नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार ने रिजेक्ट कर दिया कि जब तक हमें पता नहीं है किसको देना है हम नहीं लेंगे। बांसवाड़ा में वो गाय 52 गाड़ियों में भरी गोवंश में रखा हुआ,
सीधा सीधा सरकार पे तस्करी का आरोप लगा रहे हैं वहाँ पे। और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा देने की बात की है कि अगर इसका खुलासा नहीं हुआ कि गाय कहाँ ले जाए, गोवंश कहाँ ले जाया जा रहा था, तो हम इस्तीफा देंगे। चेताव और अब साधु संत सामने आने लगे। उन्होंने कहा अगर किसानों को देनी थी तो हमें एड्रेस दिए जाए, हम उनको ले जाएंगे। जो चीज़ें कानूनन गलत हैं उसको सबको गलत माने। गौमांस ले जाना मना है तो मना है, वो सबके वर्गों के लिए। और वैसे भी अपने यहाँ राजस्थान में जितनी मेरी जानकारी है कि गौमांस ले जाना गैर कानूनी है, वो नहीं ले जाना चाहिए। कोई ले गए तो सरकार के जानकारी में आने के बाद उस पर तत्काल स्टेप्स उठाना चाहिए। खुद एस्कॉर्ट करती हुई नजर आ रही है। एस्कॉर्ट कर रही है, वो सरकार का आदेश है, दलों पे लठ चढ़ रहे हैं, उससे- पिटाई हो गई। वे तथ्यात्मक जानकारी करके आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। अब है कि नहीं ये तो वीडियो आया, मैं तो उसको देखा भी नहीं, और जब तक उसको देख नहीं लें तब तक उस पर टिप्पणी करना नहीं। जो हो रहा है वो गलत है तो गलत है। सरकार से भी कहूँगा वहाँ मंत्री महोदय का, गृह मंत्री जी को, कैसे विषयों पर वो गंभीरता से ध्यान दे करके ऐसी गतिविधियों को रुकवाए। क्या जांच होगी, किस तरह से जांच होगी? मतलब कि बहुत भाई पहली ये बार निर्णय तो इतनी बड़ी देखो, मात्रा में ये निर्णय तो सरकार करती है किस तरह से जांच हो। जी, ये अध्यक्ष का नहीं, सरकार किस तरह से जांच करे सर। लेकिन मैं सरकार का ध्यान इस पर ज़रूर आकर्षित करूँगा और सरकार को कहूँगा कि वह इसमें कदम उठाए। अंतिम शब्द लोगों की भावनाओं को जो है ना, देखो भारत में भावनात्मक देश है। भारत में बहुसंख्यक हो या कोई हो, उसकी भावनाओं को ठेस न पहुँचे और जो धर्म के बारे में भी जुड़ी हुई बातें हैं उसको पालन करना चाहिए। अब जैसे हो रहा है ना कई जगह, अब मैं कई बार एक आश्चर्य प्रकट करता हूँ, यानी जुलूस जो निकलते हैं, कई बार बहुसंख्यक समाज का जुलूस निकलता है तो उसमें कई बार पत्थरबाजी आक्रमणकारी अखबारों में आता है। लेकिन आज तक किसी अल्पसंख्यक ने कोई निकाला हो तो किसी बहुसंख्यक ने उस पर किया हो, ऐसा कोई हमारे ध्यान में नहीं आता। इसलिए उस समुदाय को भी इनके भावनाओं का आदर करते हुए ऐसे स्टेप्स नहीं लेने चाहिए। सर, अंतिम सत्र में जो तीनों विधेयक थे, तीनों प्रवर समिति के पास चले गए, तो तैयारी नहीं थी क्या गवर्नमेंट की इस पर? इस मामले उत्तर सरकार देगी, क्योंकि प्रवर समिति को सौंपना न सौंपना, वो मंत्री कोई प्रस्ताव सदन में रखता है तो मेरे को तो सदन का जो बहुमत कहेगा उसके अनुसार उस पर निर्णय करना होता है। हाँ ना, मैं पूछता हूँ जो इसके पक्ष में हो, यदि बहुमत पक्ष में कहता है तो मुझे प्रवर समिति को सौंपने के अलावा अध्यक्ष के पास कोई ज़्यादा वो नहीं है। तो व्यवस्था यही है कि वैसे कोशिश करनी चाहिए कि प्रवर समितियों को मुद्दे कम से कम चाहिए, क्यों पहले से तैयारी के साथ आना चाहिए। मान लो कोई कई बार अच्छा भी रहता है, कई बार